नमस्कार बच्चों, खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स में चर्चा करें बच्चों, तो आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में कहें तो बेटा इसे हिंदी में मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम मुद्रास्फीति को लेके चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये आखिर इसका जन्म हुआ तो हुआ कैसे, मतलब ये शब्द आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है। जब तक हमें इसका मतलब नहीं पता, हमें इसका शब्द का अर्थ नहीं पता, तो हम नहीं समझ पाएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई, अगर हम इसके ओरिजिन को लेके बात करते हैं, इसका आखिर जन्म कैसे हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा बेटा, ये जो इन्फ्लेशन है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में, या अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इसे मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा ये जो वर्ड है या ये जो शब्द है, ये ना हिंदी का शब्द है बच्चों और ना ही अंग्रेजी का शब्द है। इसका जो जन्म हुआ है बेटा, वो एक दूसरी भाषा से हुआ है। इसका जन्म एक ग्रीक शब्द से हुआ है, ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड क्या था भाई? भाई आखिर जो ग्रीक शब्द है जिससे इसका जन्म हुआ वो क्या था, वो भी तो जानना पड़ेगा। तो बच्चों ग्रीक वर्ड था इसका, जिसे कहते हैं इन्फ्लेट। क्या कहते हैं? इन्फ्लेट। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी शब्द से हमारा इन्फ्लेशन शब्द का जन्म हुआ। अब इसका भाई एक बात बताइए, अब ये ग्रीक भाषा में शब्द है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है जानने की कि आखिर सर इसका मतलब होता क्या है ना, इन्फ्लेट का मतलब है क्या। तो इसका आसान भाषा में हम पहले जानेंगे अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर हम इसका मीनिंग को लेके बात करें बेटा, या इसके सरल शब्दों में अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है बच्चों हमारा इंक्रीमेंट या इंक्रीज करना। इंक्री मतलब वृद्धि होना, इंक्रीज लिख सकते हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब का अर्थ हो गया इंक्रीज। इंक्रीज मतलब भाई किसी चीज में वृद्धि। अब वृद्धि तो आप जानते ही हैं, मतलब बढ़ोतरी आसान भाषा में बोले तो। अब प्रश्न यह है कि सर किस में वृद्धि की बात हो रही है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हमारी यहाँ जो वृद्धि होती है वो किसको दर्शाती है? दामों में वृद्धि बताती है। मतलब जब हमारी वस्तुओं के मूल्य या सेवाओं के जो मूल्य या उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएं और बढ़ते बढ़ते एक सामान्य स्तर से अधिक हो जाएं, है ना। तो ऐसी ही स्थिति, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जब वस्तु एवं जो हमारी सेवाएं हैं, जिन्हें हम गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, है ना, इनकी कीमतें, इनकी क्या, इनकी कीमतें जिन्हें हम प्राइसेस बोलते हैं, है ना, या इनके दाम भी कह सकते हो आप सरल शब्दों में, इनके प्राइस क्या हो जाएं, एक बढ़ते बढ़ते हमारे क्या हो जाएं बच्चों, एक सामान्य लेवल से अधिक हो जाएं, एक सामान्य लेवल से ऊपर चले जाएं। तो ऐसी स्थिति पर आप हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में आप देख रहे हैं, तो समझ जाइए वही स्थिति को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की शब्दावली में इन्फ्लेशन, या हिंदी में कहेंगे तो मुद्रा स्फीति कहते हैं। और याद रखना बच्चों, अगर हम मुद्रा स्फीति को ही आसान शब्दों में कहें, बिल्कुल सरल भाषा में कहें, या लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, तो इसे लोकल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? इसे ही प्यार से हम महंगाई के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब महंगाई तो मुझे पूरा विश्वास है आप सबने सुना ही होगा, है ना। तो महंगाई का मतलब चीजों के दाम में वृद्धि हो जाना। अर्थात इन्फ्लेशन क्या हुआ? इन्फ्लेशन से हमें क्या समझ में आया कि इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के दाम या कीमतें एक सामान्य स्तर से अधिक हो जाती हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति अगर आप देश में देख रहे हैं कि दाम बढ़ते बढ़ते एक सामान्य स्तर से अधिक हो गए, तो आप समझ जाइए देश में क्या आ गई है? मुद्रास्फीति आ गई है। आसान भाषा में कहें, महंगाई आ गई है। क्लियर? अब यहां से बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझने की बनती है एग्जाम के लिए। क्या? एक पेपर में क्वेश्चन बनता है बेटा कि बताइए, अगर देश में महंगाई आ जाए या इन्फ्लेशन आ जाए, मुद्रास्फीति आ जाए, तो ये बताओ जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है। अब क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है, चलो बताते हैं। भाई क्रय शक्ति का मतलब होता है बच्चों परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की ताकत, खरीदने की शक्ति को ही हम आसान भाषा में क्रय शक्ति कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में अगर बोलें या हिंदी की भाषा में क्रय शक्ति कहा जाता है। तो मनी की परचेजिंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनरली वे में दो ऑप्शन वहां पे आ जाते हैं। वैसे तो ऑप्शन तो चार रहेंगे, लेकिन काम के दो ही होते हैं। क्या? पहला ऑप्शन
कि भैया परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना भाई, सीधी सी बात है। एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है भाई, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये होगा कि क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना, इंक्रीज होगी आसान भाषा में। दूसरा क्या होगा कि भैया घटेगी, घटेगी मतलब डिक्रीज होगी। दो हमारे स्थितियां यहाँ पे जन्म लेती हैं, या तो बढ़ेगी या हमारी घटेगी। अब प्रश्न यह है कि सर यहाँ पे क्या लगाया जाएगा आंसर। देखिए भाई, तो इसका आंसर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, उनको आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करिए, है ना। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं आसान भाषा में, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं, महंगाई है ना, जो हमारे और आपके रोजाना के जीवन से संबंध रखता है, तो हम इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, अगर हम उदाहरण देखें, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, बस ये मैं अपने हाथ में जो पेन पकड़े हुए हूँ इसे ही एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है भाई। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे हाथ में, ऐसे मान लीजिए कि मान लिया कि 2022 में इस जो पेन है, इस पेन की कीमत मान लो 200 रुपये है। क्लियर है? कितने रुपए है? 200 रुपये भाई। यानी कि मान लीजिए मैं इसे 200 रुपये में खरीद के लाया था इस पेन को, है ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, सब कुछ सही चल रहा था। अब क्या हुआ, अब भाई 2-3 साल हो गए, है ना। अब मान लिया ऐसे, जैसे कि हमने मान लिया 2024 में क्या हुआ, अब भाई मेरा मान लो पेन में कोई दिक्कत हो गई। अब मैंने सोचा यार लग रहा है नया ही लाना पड़ेगा, टूट वूट गया। अब मैं दुकान पे फिर पहुंचा, है ना। अब मुझे याद आया यार मैंने 200 रुपये में लिया था, चलो 200 रुपये के हिसाब से मैंने 200 रुपये डाले अपने पर्स में और चला गया भैया वॉलेट लेके। मैंने बोला भाई ये जरा टूटा हुआ पेन दिखा दिया मैंने, भैया ये पेन लिया था आपसे मैंने 2 साल पहले, देखिएगा आप ये पेन होगा क्या। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल है। बोला लीजिए सर आपका पेन। मैंने बोला भाई कितने हो गए। तो उसने मुझसे बोला सर इसके आपके हो जाएंगे आपके 350 रुपये। मैंने बोला 350 रुपये, है ना यार, आपसे मैंने कुछ समय पहले ही तो लिया था, ये 200 रुपये का दिया था आपने। बोले कब लिया था सर आपने, कितने दिन हो गए। मैंने बोला यही बात होगी 2022 की। बोले सर 2022 को गए हुए 2 साल हो गए, आप 24 में आए हैं, 2 साल हो गए हैं। अरे सर जी वो दौर गया, उस समय 200 रुपये में हमें भी प्रॉफिट होता था, चलो अब तो 200 का हमें ही नहीं पड़ रहा, हम आपको कहाँ से देने। तो बच्चों एक बात बताइए, मैं तो अपने घर से भैया 200 रुपये ही लेके गया, है ना, और मैंने बोला ले भैया 200 रुपये में दे दे पेन, तो क्या मुझे मिल पाएगा? बताओ, नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अब 2024 में मैं इस पेन को ले पाऊंगा, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं ले पाओगे सर, बिल्कुल नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अब मेरे 200 रुपये इस पेन को खरीदने में कम पड़ गए। यानी कि बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब क्या हुआ, पहले मैं इस पेन को लेने के लिए 200 रुपये खर्च करता था तो मुझे पेन मिल जाता था, लेकिन क्या अब 200 रुपये की खरीदने की क्षमता रही इसकी? नहीं। क्यों? क्योंकि खरीदने की क्षमता घट गई। क्यों घट गई बच्चों? क्योंकि इसके दाम बढ़ गए, है ना। तो आपने क्या देखा कि जब भी महंगाई आती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी बच्चों? खरीदने की क्षमता घटेगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। याद रखना, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी वे कट्टम लगेगा, है ना। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों अपने दैनिक जीवन में, जैसे चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो, आलू प्याज टमाटर रोड लेते हो, है ना। मान लो आज आप गए, एक उदाहरण के तौर पर मान लो आज आलू का रेट है 40 रुपए किलो, एक उदाहरण के तौर पर मान लिया, है ना। अब क्या हुआ, 1-1.5 महीने बाद या फिर मान लो 2 हफ्ते बाद आप पहुंचे, है ना। आपके दिमाग में था 40 रुपए किलो लिए थे, चलो एक काम करता हूँ 200 रुपये ले जाके 5 किलो ले आता हूँ। आप चले गए आप। अब जब आप पहुंचे दुकान पे तो तुमने भैया उसे बोला ले भाई 200 रुपये पकड़, ला 5 किलो आलू कर दे। दुकानदार ने बोला 200 रुपये में 5 किलो? बोले क्यों भाई, पिछली बार आया था तेरे से लेने 40 रुपए के हिसाब से तूने दिए थे और मैंने 200 के 5 किलो लिए थे, अब 2 हफ्ते बाद ही तो आया हूँ। बोला साहब जी 2 हफ्ते बाद आए हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भैया अब रेट 40 ना है, अब तो ये बढ़ के 50 हो गया, 50 रुपए किलो हो गए अब आलू। त्योहार उहार आ गए ना बीच में, मान लो ऐसा कुछ हुआ हो, है ना। अब 50 रुपए किलो मिल रहा है। अब तुम बोले 50 रुपए किलो, तो 5 किलो दे दो। बोले ठीक है मैं तोल दूंगा। और 5 किलो के हिसाब से तुम्हें पता ही है बच्चों कितने रुपए हो गए, है ना। तो भैया 5 किलो के हिसाब से कितने हो जाएंगे बताओ? 250 रुपए।
बोला लाओ 250 रुपये। बोला वो बोला कि साहब जी मैं तो 200 ही लाया हूँ। बोला 200 में 5 किलो तो नहीं मिल पाएंगे भाई। तो उसने बोला ठीक है चल एक काम कर, जितने 200 में आ जाए उतने कर दे। अब बच्चों आप ही बताओ 200 में कितने आए? इसने 200 दिए, जब 40 के हिसाब से लिए तो कितने आए? 5 किलो आए, है ना। अब दाम बढ़ के जब 50 के हिसाब से लेगा तो केवल कितने आएंगे? 4 किलो आए। तो बच्चों एक बात बताओ, यही 200 आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके लाइव एग्जाम्पल है, यही 200 जब पहले लेके गया था वो, तो वही सेम आलू 5 किलो लाया था। लेकिन आज की तारीख में जैसी महंगाई आ गई, दाम बढ़ गए, यही 200 रुपए जब लेके गया तो 5 की जगह मात्र 4 किलो आलू खरीद पाया। यानी कि क्षमता बढ़ गई घट गई? आप खुद देख लो भाई, सीधी सी बात, 5 की जगह 4 किलो मिल रहे हैं। यानी कि खरीदे तो मिले तो आलू, लेकिन 5 ना मिलके कम मिले। यानी कि क्रय शक्ति क्या हो गई? क्षमता घट गई, है ना। क्यों घट गई? क्योंकि देश में क्या आ गई? इन्फ्लेशन आ गई, यानी कि महंगाई आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारी महंगाई होती है वो क्या करती है? हमारी मुद्रा की खरीदने की ताकत, जिसे हम क्रय शक्ति कहते हैं, उसको कम कर देती है। और यही सब बातें देखो जो मैंने आपको अभी समझाई, ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में भी लिखी है, जिससे आप आराम से घर में रिवीजन अच्छे से पढ़ सके। देखो ये बात लिखी है, रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की क्रय की शक्ति, खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए, तो ये तो हमने जाना क्या कि महंगाई होती क्या है, इन्फ्लेशन है क्या, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनी की क्रय शक्ति बढ़ेगी या घटेगी, ये जाना। अब जानेंगे बच्चों इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारे देश में महंगाई आ सकती है। देखिए बच्चों, अगर कारणों को लेकर बात करा जाए तो महंगाई को आने के एक दो नहीं कई सारे कारण हैं, है ना, जिनके कारण हमारे देश में महंगाई आ सकती है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या भी है भाई, आप देखिए जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो कीमतें बढ़ेंगी, है ना, ये भी एक छोटा सा कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण महंगाई आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जेएम कीन्स। अगर कीन्स के अनुसार हम बातचीत करें तो उन्होंने बच्चों मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आने के 2 कारण बताए हैं। चलिए उन कारणों को हम जानते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कारण हैं देखिए भाई। अगर हम मुद्रास्फीति के कारणों को लेकर बात करें, कारणों का मतलब कॉजेस, कॉजेस मतलब क्यों आती है महंगाई, तो हमारे जो कीन्स बाबू हैं, जेएम कीन्स अर्थशास्त्री जी, उनका कहना है, उनका मानना है कि मुद्रास्फीति बाजार में 2 कारणों से आती है। कैसे आती है, और उन्हीं जिन कारणों से वो आती है उन्हीं के नाम पर उन मुद्रास्फीतियों के नाम भी रख दिए गए हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से कारण बताए। एक बताया बच्चों इन्होंने, कौन सा हमारा? मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसे हम अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं बच्चों डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। एक कारण तो ये बताया, और इस वजह से जो आएगी ऐसी मुद्रास्फीति को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह दिया गया। अरे एक होती है बच्चों लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, या इसे इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो बोलेंगे बेटा इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये 2 कारण हमारे अर्थशास्त्रियों ने बताए हैं मोटे मोटे तौर पर कि कैसे कैसे महंगाई आ सकती है। अब प्रश्न ये है कि होते क्या हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये मांग जनित मुद्रास्फीति कैसे आएगी, और फिर जानेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे आएगी। देखिए बच्चों, नाम में आंसर, मांग जनित भाई, डिमांड पुल, पुल माने खिंचना, यानी कि डिमांड खिंच गई। किसकी डिमांड खिंच गई? अरे भाई वस्तु और सेवाओं की डिमांड खिंच गई, है ना। चलिए अच्छा एक प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। ऐसे मानो, अगर मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हैं बाजार में एक नॉर्मली कि हमारे देश के सभी लोग जो भी हमारे जीवन की वस्तुएं हैं और जो सेवाएं जिनको हम अपने रोजमर्रा के कामों में अपने जीवन में यूज करते हैं, अगर उनकी लोग जो है ज्यादा मांग करना शुरू कर दें, मैं एक आध वस्तु की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहोगे एक आध वस्तु तो सर उनकी आवश्यकता है, जरूरत है। हम कह रहे हैं सभी में देख रहे हैं कि जो भी सारी वस्तुएं, चाहे वो कम आवश्यक हो चाहे वो ज्यादा आवश्यक हो, अगर आप ये नोटिस करें कि सभी की मांग ज्यादा हो रही है, सभी की डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, लोग चाहते हैं ज्यादा खरीदें ज्यादा खरीदें, तो ये किसको दर्शाता है? भाई आप बोलेंगे
हैं तो कई सारे कारण, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर हो सकता है वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा हो गई हो, ये भी बात सही है। ये भी हो सकता है कीमतें कम हो गई हो इसलिए ज़्यादा लोग खरीद रहे हो, ये भी सही है। लेकिन बच्चों इन सबसे भी बिल्कुल बेस में आ जाओ। भाई बेस में आने का मतलब यह है, एक ऐसे समझो, आसान भाषा में एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली, है ना। एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जहाँ से आप समझ पाओगे कि हाँ मैं कहाँ जाने की बात सोच रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए आप अपने घर से नॉर्मली ऐसे टहलते टहलते निकल गए, ऐसे वॉक पे निकल गए, है ना। अब क्या हुआ, वॉक पे जाते जाते लगभग आप अपने टहलते टहलते 5-6 किलोमीटर आगे पहुंच गए, घर से दूर चले गए, और अपना ना मोबाइल फ़ोन लेके आए हो आप, ना अपना वॉलेट लाए हो, पर्स लाए हो, कुछ भी लेके नहीं आए हो, कुछ भी लेके नहीं आए। आप ऐसे ही घूमते घामते अपने दोस्त से बातें करते करते समय का पता नहीं चला चले गए, है ना। और जो पड़ा था जिम में वो ऐसे ही आ गया उठ के, चलो भैया वो भी ऐसे ही आ गया, तुम भी ऐसे ही आ गए। अब बच्चों एक बात बताओ, चलते चलते काफ़ी देर हो गई, तो आपको ऐसी जो है भाई कुछ लगा, मन करा कि कुछ खा पी लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, है ना। दुकान उकान पड़ी, एक शॉप पे पहुंचे आप, चलिए आ गए आप शॉप पे। अब आपने भैया वहाँ पे क्या हुआ, आपको मान लो पानी चाहिए था, आपने पानी ले लिया, वाटर ले लिया, पानी पीने का जरूरत थी, पानी पी लिया। तभी आपने जब दुकान पे नजर डाली तो मान लो उसकी दुकान पे कोई एक ऐसी चीज मिली जिसको आप पिछले लास्ट 6 महीनों से ढूंढ रहे थे। 6 महीनों से आप ढूंढ रहे थे लेकिन आपको कहीं भी अपने गांव में आसपास कहीं नहीं मिल रही थी। आज उसकी दुकान पे वो चीज थी। होता है ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है हम ढूंढते नहीं मिलती, लेकिन उसकी दुकान पे मिल गई। तुमने बोला भैया जरा वो दिखाना, उसने वो दिखाया, बोला कितने का है, उसने रेट बता दिया, लो भैया इतने का है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आया यार चलो ले लेता हूँ, लेकिन जैसी जिम में हाथ डाला, ना मोबाइल ना पर्स, पैसे जिम में पड़े थे 10-20 रुपया बस, है ना। 10 से 20 रुपया तो पानी आएगा, वो पी लिया तुमने। अब क्या करें। अब बच्चों आप देखिए, ध्यान समझिए, अब ये वस्तु जो भी है इसकी आपको बहुत जरूरत है, आवश्यकता है ना। एबेलेबल भी है, कीमत भी ज्यादा नहीं लगी आपको, बोला ठीक है दे दो जल्दी से दे दो, मैं तो 6 महीने से परेशान हूं, सब कुछ हूं। लेकिन क्या आप एट प्रेजेंट उसे खरीद पाएंगे। आप अपने दोस्त से बोले भाई देना तुझे मैं घर पे दे दूंगा, उसने बोला भाई मैं भी ऐसे ही आ गया उठ के, तेरे पास तो 20 हैं भी, मैं तो बात तो वो भी ना है। अब बताओ बच्चों, अब इतनी जरूरत होने के बाद, इतनी मुश्किल से आपको मिली है, आपकी जिम में 1 रुपया भी नहीं पड़ा है, कीमतें भी सस्ती लग रही हैं आपको, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन आप आज मजबूर हैं, आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉकेट खाली है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर यहीं अगर वॉलेट लाए होते, उसमें 500-600 रुपये, 1000-1200 पड़े होते, मोबाइल फ़ोन लाए होते, फ़ोन पे यूपीआई कुछ भी कर देते, लेकिन आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चाहे वो चीज मान लो 85 रुपए की क्यों ना हो, लेकिन आपके पास 50 रुपए भी नहीं है देने के लिए। तो आप समझे, अब कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, कितनी भी सस्ता क्यों ना हो, जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे करोगे, लोगे कैसे। तो यानी कि बेस समझिए, बेस कहने का मतलब ये हुआ कि भैया हम किसी भी चीज की डिमांड सबसे पहले कब करते हैं बच्चों, वो बात अलग है, आवश्यकता है, हमारे जीवन की जरूरत है ना, सब कुछ सही है, तुम्हारी बातें सस्ता है, सब है, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए जिम में कौन, मनी बाबा, पैसा। अगर पैसा ही नहीं है तो भैया आप चुपचाप देख दाख के, हाँ भैया कल को आता हूँ, हाँ भैया परसों को आता हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, लूंगा लूंगा, अभी नहीं कल परसों लूंगा, ये बोल दोगे। लेकिन यही अगर तुम्हारी जिम में पैसा होता तो कहते एक काम करो यार, बड़े दिनों में मिला था, शायद इतने दिनों से ढूंढा था, 6 महीने से, एक काम करो सीधे इसके 4 पीस निकाल दे। तो यह आप नहीं बोल रहे, आपकी जिम में रखा हुआ पैसा बोल रहा है, मनी बोल रहा है, अरे है ना। आप उस समय क्यों नहीं बोल पाए, क्योंकि पैसा नहीं था। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि हर एक चीज की डिमांड बढ़ रही है, वस्तु सेवाएं बिक रही हैं, है ना, खूब तेजी से उनकी मांग बढ़ रही है, तो यानी कि एक सबसे बड़ी चीज ये इंडिकेट करता है कि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, देश में जनता के पास पैसा आ रहा है। अब आप बोलोगे सर पैसा कैसे बढ़ रहा है, अरे भाई उसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है लोगों की नई नई नौकरियां लगी हो, लोगों को रोजगार मिला हो, हाँ है ना। हो सकता है लोगों की जो वेतन है, वेतन बढ़ गया हो,
सैलरी बढ़ गई हो सकता है हमारे देश में सरकार ने बोला है कि लोगों को सस्ता लोन बांटो, आरबीआई ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया सस्ता लोन बांटो जिससे कि लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकें, है ना। और भी अन्य कारण है जिसके कारण हमारा देश में मनी बढ़ सकता है, पैसा बढ़ सकता है, और भी बहुत सारे। यानी कि कुल मिला के कहें, अगर हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, मनी बाबा बढ़ जाए बच्चों। कौन सा बाबा, मनी, याद रखना, पैसा बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, है ना, ये इंक्रीज हो जाए, ये बढ़ जाए, तो आपको पता है इससे सीधे क्या होगा, जब हमारे पास ज्यादा पैसा आता है तो हम ज्यादा खर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल बात है ना। आपने देखे होंगे बहुत से घर जिनके घर में पूरी बेचारे मेहनत करते हैं तो आते हैं 5-6 हजार, वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी जिंदा रह रहे हैं। और ऐसे भी देखे होंगे जिनके घर में लाखों रुपए आता है, वो भी जिंदा रह रहे हैं। लेकिन उनके खर्चे देख लेना और उनके खर्चे देख लेना, जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा पैसा आता है हमारे खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं, हम ज्यादा मांग करते हैं, हम ज्यादा अच्छी चीजों की मांग करते हैं, है ना। तो यानी कि अगर मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो हमारी और आपकी डिमांड, हमारी जो मांग होगी वो बढ़ेगी। जब वस्तु और सेवाओं की हम ज्यादा मांग करेंगे बच्चों, तो सीधी सी बात है, आप ही बताइए, अगर आप ही कंपनी के मालिक हैं और आप कोई चीज बना के बेचते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अब मेरी चीजें ज्यादा बिक रही हैं? पता चलेगा। और जैसे ही आप देखेंगे, अरे भाई पिछले कुछ मुकाबले महीनों में देखा जाए तो इस बार तो बहुत ज्यादा बिक गई, 1-2 महीने से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो आप समझ गए कि अच्छा पैसा आ गया लोगों के पास, अच्छा सैलरी बढ़ गई है, अच्छा नौकरियां लग रही हैं, लोगों पे पैसा बढ़ रहा है। और भैया मौके पे चौका हर कोई मारता है, और आपने मौके पे चौका मारा, आप क्या बोलोगे, चलो भैया आप क्या करें, थोड़ा सा फायदा हम भी उठा लें और कीमतों को बढ़ा दोगे, दामों को बढ़ा दोगे, प्राइस इंक्रीज कर दोगे। और जैसी बच्चों कीमतें बढ़ी, क्या हुआ, अरे महंगाई आई। और इस प्रकार से जब देश में महंगाई आती है बच्चों, है ना, जब हमारे पास, जनता के पास पैसा ज्यादा आता है और हम और आप लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और उसके कारण जब महंगाई का जन्म होगा तो ऐसी ही महंगाई कहलाती है मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार से आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो बच्चों एक बात बताओ, एक लाइन बोलूंगा, आप सोचिएगा दिमाग से, क्या ये कहना उचित है नहीं कि महंगाई को बढ़ाने में हम लोगों का भी योगदान है? क्योंकि हम आप सबके अंदर एक आदत है, हम जब भी कहीं नौकरी करते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, तो हर बार ये सोचते हैं कब तनख्वाह बढ़ेगी, कब तनख्वाह बढ़ेगी। तो बच्चों सोचो, अगर तनख्वाह बढ़ रही है तो डायरेक्ट हमारी महंगाई को भी तो जन्म दे रही है। और यही कारण है बच्चों, आपने देखा होगा, आपने घर परिवार के लोग आपसे कहते हैं क्या कि बेटा एक समय हमारा था जब हमारे समय में 25-25 हजार में पूरी पूरी शादियां हो जाती थी, और आज का समय है उसी 25 हजार में लोगों को, मेहमानों को खाना खिला लो, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी तनख्वाहें तो देखो क्या थी, उस समय उनकी तनख्वाहें महीने की 500-600 रुपया थी, और आज की तनख्वाहें देखो महीने की क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा कमाएंगे तो अच्छा जीवन जी लेंगे, तो ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कमाओगे तो महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ेगी। अगर पैसा बढ़ेगा तो बेटा दाम भी बढ़ते रहेंगे, है ना। तो वही वाली कहावत आ गई ना, ये दुख खत्म नहीं होने वाला है। तो इसका तो एक ही तरीका है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, है ना। वो चलो अलग बातें हो जाती हैं। फिलहाल आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि याली महंगाई कैसे जन्म लेती है। अब प्रश्न आ जाती है बच्चों क्या कि सर ये हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आती है, लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे आती है। चलो भाई इसको भी समझ लेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति। देखो बच्चों, ये जो मुद्रास्फीति है, ये जो महंगाई है, कॉस्ट पुश, पुश माने क्या होता है, धक्का देना, है ना। तो आप ही बताइए, अगर मैं बोलूं उसने मुझे धक्का दिया तो यानी कि मेरे विरुद्ध काम हुआ ना, अपोजिट में काम हुआ, मेरे पक्ष में तो काम नहीं हुआ। अब भाई आप ही बताओ, अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो तो भाई कोई परिस्थिति बनी होगी, जब ये धक्का दे रहे हो, जानबूझ के थोड़ी किसी को धक्का पलटी करोगे आप, है ना। तो अब परिस्थिति यहाँ पे ही बनेगी। तो प्रश्न ये है कि ये क्यों आई, कैसे आई। देखो बच्चों, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि बाजार में डिमांड कांस्टेंट है, मांग निश्चित है, मतलब जितना लोग पहले मांग कर रहे थे उतना ही मांग कर रहे हैं, है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी कार बनाने वाली कंपनी है ना, कार कंपनी है जो गाड़ियों का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब भैया ये जो है हर महीने कार बनाती है, अपने बाजार में लॉन्च करती है,
और हर महीने उसे सोल्ड आउट कर देती है। और ऐसे मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर ऑन एन एवरेज मान लो हर महीने लगभग 100 के लगभग इसकी गाड़ियां बिक जाती हैं, है ना। 100 गाड़ियां बेचता है कार वाला, ठीक है। हमने एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो कार बनाता है बच्चों, इसे बनाने में लागत आ रही है मान लो 4 लाख रुपए की, और बाजार में बेच देता है ये ऐसे कह दो 4.5 लाख की। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कंपनी 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है ना। एक गाड़ी पे 50,000 का लाभ कमा रही है। चलो सब कुछ सही चल रहा था, डिमांड भी वही है, 100 गाड़ी बिक रही है हर महीने, है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, जब ये कार बनाने वाली कंपनी है तो भाई सीधी सी बात है, कार कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल होता है उसके उत्पादन में, है ना। अगर भाई मान लें कि कार बनाने में जो हमारा कच्चा माल लग रहा है, जिसे आप रॉ मटेरियल बोलते हो, क्या बोलते हो, रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर किसी भी कारण वाइज, जैसे रॉ मटेरियल में हमारे कच्चे माल में टायर आ गए, प्लास्टिक आ गई, स्टील आ गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब भाई सीधी सी बात, एक आदमी तो कार का निर्माण करेगा नहीं, है ना। कच्चा माल हो जाए, या वहां पे जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो बोलें कि हमारी भैया जो मजदूरी है उसे बढ़ाओ, नहीं तो हम भैया धरने पर बैठ रहे हैं, वेजिस जिसे आप कहते हो। अगर कंपनी को वेजिस बढ़ानी पड़ जाए, या फिर कोई और अन्य कारण भी हो सकता है, कोई और अन्य कारण भी हो सकता है, अगर किसी भी इन कारणों से, इन सबको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इन सबको हम एक साथ मिला के कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन की लागत, है ना। सीधी सी बात है, ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो है। उत्पादन की अगर लागत बढ़ जाए, अब मान लो पहले इसको उत्पादन करने में 4 लाख लग रहे थे, अब यही लागत बढ़ के अब 4 की जगह अगर इसे मोटा मोटा मान लीजिए, हम ऐसे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब इसे 4,25,000 रुपए लग रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये उत्पादन की लागत बढ़ गई, है ना। चाहे कच्चे माल के दाम बढ़े हों, चाहे मजदूरों की मजदूरी बढ़ी हो, क्या कोई भी कुछ भी कारण रहा हो, कुछ भी A to Z जो आपको लगता है, कुछ भी मान सकते हो आप, किसी भी कारण से अगर इसका उत्पादन करने में खर्चा 4 लाख की जगह अब 4,25 आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अब 4.5 लाख में गाड़ी बेच पाएगा। भाई कॉमन सेंस की बात है। अरे ना कमाए वो ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम जितना पहला ही कमा रहा था उतना ही प्रॉफिट भी अगर कमाता है, तो भी बच्चों चाहे बाजार में डिमांड हो या ना हो, डिमांड बढ़े या ना बढ़े, अब इसके लिए मजबूरी बन गई है कि कीमतों को धक्का लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, किसको, इस कीमत को धकेलना पड़ेगा। और भैया इसने बोला कि भैया अब हम ज्यादा नहीं, तो अब इसे 4,75 पे बेचेंगे। उसने ज्यादा लाभ कमाने की सोची नहीं, वही सेम लाभ के हिसाब से हमने मान लिया। लो भाई पहले भी देखो वो 50 में बेच रहा था, है ना, 4.5 में, तो 50,000 रुपए लाभ कमा रहा था, और अब भी देखो 4,75 कर दिए तो 4,25 में बन रही है, तो अब भी तो 50,000 रुपए लाभ ही कमा रहा है ना। तो उसने लाभ को स्थिर करते हुए भी देखा, तो भी मजबूरी बन गई। या तो दो बातें हो सकती हैं बच्चों, एक काम तो ये हो सकता है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन आपको पता है क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करा तो एक बार लोगों का विश्वास टूटा तो सब बेकार हो जाएगा। तो कंपनी कोई नहीं चाहेगी ऐसा हो, जिसका बना बनाया बिजनेस है, बना बना मार्केट है, वो तो कभी नहीं चाहेगी। वो पैसे बढ़ा देगी, भले पैसे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बिगड़ गया तो बेटा ये जो 100 बिक रही है ना, ये 100 तो छोड़ो, एक भी ना बिकेगी फिर तो, है ना। तो इसलिए विश्वास कस्टमर का बनाए रखने के लिए क्वालिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ करना सही नहीं होता। तो इसलिए मजबूरी में अब इसे धक्का लगा के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे ही इस तरीके से दाम बढ़ते हैं बच्चों, तो कौन सी महंगाई आती है, इसी महंगाई को बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यानी कि हमने क्या सीखा, ये मुद्रास्फीति या ये महंगाई बच्चों कैसे आती है, जब हमारे, देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए जब बाजार में कच्चे माल के दाम बढ़ जाते हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, कैसे भी पूछ सकता है, और इसके बढ़ने से जो महंगाई आती है वो कैसी महंगाई है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत जनित मुद्रास्फीति। तो ये कैसे आएगी, लिख देते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल
मजदूरी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मजदूरी, है ना, या अन्य कारण, अन्य कारण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, अन्य कारण के कारण क्या हो जाए, उत्पादन लागत बढ़ जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, है ना। तो भैया सीधी सी बात है, प्रोडक्शन लॉ कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी। तो आप सब अच्छे से ही जानते हैं मजबूरी का नाम, अब तो मत समझना, वैसे है तो वही यहाँ पे भी पैसे, है ना, जिन्हें आप प्यार से गांधी जी बोलते हैं, वो बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, दाम बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, कीमतें बढ़ेंगी, है ना। और जैसे ही बच्चों कीमतें बढ़ी, इस प्रकार से जो महंगाई आई, इसी महंगाई को बोलेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो ये दो कारण थे जिनको हमारे जॉन मायनार्ड कीन्स बाबू ने, जिनको एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जेएम कीन्स जी, उनके द्वारा बताया गया है कि मुख्य रूप से ये दो कारण हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में हमें मुद्रास्फीति देखने को नजर आती है ना, महंगाई देखने को नजर आती है। तो उम्मीद है ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों को मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया है, और वैसे भी अगर हम देखें नोट्स में भी देखो लिखा हुआ है, ये पूरी पूरी बातें सब आपके सामने दी गई हैं, कैसे कैसे ये आती हैं, उन सब का डिटेल में आपको दोनों सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। क्लियर, चल। तो ये देखिए भाई, ये हमने जाने कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों के वजह से हमारे देश में महंगाई आ सकती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम मुद्रास्फीति के प्रकारों को लेकर बात करें बेटा, तो इनके भी प्रकार अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रकार बता रहा हूं वो बताऊंगा किसके आधार पर, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बेटा, ये इनकी तीव्रता के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर, तीव्रता, गति कह सकते हो आसान भाषा में, कि किस तेजी से गति से महंगाई बढ़ती है उसके आधार पर अगर हम बात करें, है ना। इंटेंसिटी, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कि कैसे कैसे महंगाई की तीव्रता बढ़ती है, अगर हम उसके अनुसार बात करें तो क्या क्या प्रकार है। भाई एक बात बताइए, सरल शब्दों में बोले, भाई जनरली वे में अगर मैं आपसे बोलूं कि हम महंगाई को किस में नापते हैं, भाई ये तो प्रैक्टिकल चीज है। आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी के खबरें सुनते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, वो ये तो बोलते हैं कि भैया इस माह महंगाई बढ़कर हुई 5% अधिक, इस माह महंगाई बढ़कर हुई 7.5%, इस माह महंगाई में कमी देखी गई हुई 6.5%। तो देखो आप आंकड़ों को देख रहे हैं, तो वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, परसेंटेज। यानी कि एक बात हमें मिल गई कि ये जो महंगाई है बच्चों, ये किसी और चीज में नहीं, ये प्रतिशत में ही नापी जाती है, यह परसेंटेज में ही इसका मापन किया जाता है ना। और इसी परसेंटेज यानी कि इसकी बढ़ने की गति के आधार पर हमारे यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने इसके अलग अलग प्रकार किए हैं। चलिए इन प्रकारों को समझते हैं। तो पहले मैं एक एक करके सबको लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये है क्या, है ना। देखिए नंबर फर्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में भी लिख देता हूं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यह है क्रीपिंग। दूसरा आता है बच्चों वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई, चलती हुई मुद्रास्फीति। तीसरा आता है बेटा यहां पे रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग माने दौड़ना, है ना, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी, दौड़ती हुई हो जाएगी, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है। इसके बाद एक आता है बेटा हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोप माने होता है उछलना, उछलती हुई महंगाई, उछलती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है। एक और है वो हम आगे लिख देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति, अति
मुद्रास्फीति। अब हमें पढ़ना है एक एक करके, सबको समझना है कि आखिर ये है क्या, है ना। एक सेकंड, ये थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, सबसे पहले एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब रेंगना, है ना। अगर आपको इनकी परसेंटेज को समझना है ना बच्चों, तो इन्हें ऐसे समझो जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण ले लो। अब भाई अपने बचपन में आ जाओ बच्चों, आप ही बताइए, जब हम पैदा हुए थे कि पैदा होते ही चलने शुरू कर दिए? नहीं ना भाई, धीरे धीरे आपने देखा होगा, जब पैदा हुए, जन्म हुए, तो हम धीरे धीरे भाई, जब 6-7 महीने के हुए तो हमने भैया चलना शुरू करा। अब हम ऐसे तो नहीं थे कि पैरों पे चलना शुरू कर दिए। आपने देखा होगा बच्चों, पहले हम जब चलना सीखे तो हम घुटने घुटने चलते थे, रेंग रेंग के चलते थे, है ना। तो यही है क्रीपिंग। मतलब जैसे हमारा एक बच्चा जो है अपने चलने की प्रक्रिया सीखता है, रेंग रेंग के चलता है, घुटने घुटने सीखता है, वैसी देश में महंगाई आ रही है। यानी कि अभी देश में महंगाई आनी शुरू हुई है। और जनरली वे में हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर महंगाई का प्रतिशत बहुत कम हो, ना के बराबर, जनरली मोटे मोटे तौर पर 0 से 2% अगर मान लें, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसको कहा जाता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? क्रीपिंग, रेंगती हुई। अब भाई वही चीज, अब जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, है ना, अब भाई पहले घुटने घुटने चलते थे हम छोटेपन में, है ना, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर हमने पैर टिकाने शुरू करे, है ना, फिर हम पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के चलने शुरू हुए, वॉक करना शुरू हुए, तो थोड़ा तेजी से चलने लगे। तो वही है, अगर महंगाई का परसेंटेज थोड़ा तेजी से बढ़ जाए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, जनरली वे में कहा जाता है 4% तक पहुंच जाए, तो क्या होगा? चलती हुई महंगाई। अब बच्चों, जब आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चा पैर टिकाने शुरू कर देता है बिना सहारे के, तो फिर वो देखा है ना आपने, क्या घर में अगर आपका छोटा बच्चा हो, आपके परिवार में हो, तो आपने देखा होगा, फिर वो रुकता थोड़ी हो, इधर से खड़ा होगा, सट 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 भागा चला जाएगा उधर, है ना, गिरेगा, धम, इधर गिरेगा उधर, चलती हुई, मतलब एक तरीके से दौड़ कूद करना शुरू कर देता, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, है ना। तो मतलब वो भागना शुरू कर देता, रनिंग करना शुरू कर देता है सीधे, वो बात अलग है, गिरता है। तो वही चीज ये है कि अगर महंगाई बढ़ते बढ़ते और तेजी से निकल जाए, है ना, नॉर्मली वे में दोस्तों जनरली कहते हैं एक सिंगल डिजिट में आ जाए, 9% तक आ जाए, तो वो क्या है? वो है रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और बच्चों, जब वो बच्चा हमारी तरह तुम्हारी तरह बिल्कुल पैर टिकाने लगता है ना, मान लो 4-5 साल का हो गया, तो आप समझते हैं फिर क्या करते थे बचपन में? फिर तो आप टिकते नहीं थे, मम्मी पापा कहते रहते हैं, अरे बड़ा उड़दम मचाता है पूरे घर में, इधर उधर शैतानी, ना दोपहर में सोते ना रात को समय से सोते, इधर कूद उधर कूद, उछल कूद, इधर से कूदा कभी उधर से कूदा, है ना, उछल कूद मचाते रहते हैं। तो ये वही तो है उछल कूद इन्फ्लेशन, मतलब उछलती हुई मुद्रास्फीति, जिसका कोई सिस्टम तय ही नहीं है। जैसे आज देखा 10%, कल को देखा 25%, फिर देखा 45%, फिर देखा भैया 56%, समझ में नहीं आ रहा, बढ़ी रही है बढ़ी रही है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बढ़ रही है। तो ये क्या है? गैलोपिंग। साधारण शब्दों में कहें तो जब महंगाई का प्रतिशत 2 अंकों से ऊपर निकल जाए, 2 अंकों में पहुंच जाए, 2 अंकों में पहुंच से ऊपर निकल गया, जैसे 2 अंकों में हो गया 100%, 100% से नीचे मान लो, है ना, 3 अंकों में नहीं आना, तो समझ जाओ वो वो है कौन सी? गैलोपिंग है ना, दौड़ती हुई उछलती हुई मुद्रास्फीति है। लेकिन आपको बच्चों पता है, अब आप ही बताइए, जब हम बचपन में ज्यादा उछल कूद करते थे तो क्या होता था? याद करो, तो पक्का तुम्हारे हमारे 100% बचपन में चोटें जरूर लगती थी, कोई सिर फोड़ लिया, कोई हाथ तोड़ लिया, कोई पैर फोड़ लिया, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अति हर चीज की बुरी है ना। हाइपर इन्फ्लेशन, अगर बच्चों ये मुद्रास्फीति कंट्रोल ना की गई, बढ़ती गई तो ये भयंकर विकराल रूप ले लेती है, जो नियंत्रित करने से बाहर निकल जाती है। अब तो भैया डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, अब तो डॉक्टर साहब भी वही देखो, ज्यादा चोट लगेगी तो वही बोल देते हैं हमारी बस की बात भी नहीं है, बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है ना। अगर समय से नियंत्रित कर लिया तो सही है। जनरली कहा जाता है अगर ये मुद्रास्फीति 3 अंकों में, 3 अंकों या उससे अधिक चली गई, तो समझ जाओ अब वो नॉर्मल नहीं है, अब उसने एक भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, या फिर अति मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि सर कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है? देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये सब महंगाई है ना, महंगाई के परसेंटेज है, तो आप खुद ही सोचिए, महंगाई का ज्यादा होना अच्छा थोड़ी है यार। अगर ज्यादा महंगाई होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो भाई सीधी सी बात, अगर इन सब में अगर हम तुलना करें तो किसको मानेंगे बेस्ट सिचुएशन? तो सबसे परफेक्ट किसे माना जाए? तो याद रखिएगा, सबसे बढ़िया होती है क्रीपिंग। क्रीपिंग हमारी बेस्ट सिचुएशन होती है।
और याद रखना जो भी हमारे विकसित देश होते हैं दोस्तों, विकसित देशों में हमारी यही वाली महंगाई, यही वाली मुद्रास्फीति देखने को नजर आती है। तो ये कहां मिलती है? विकसित देशों में। और सबसे अगर बुरी माने, सबसे बुरी वर्स्ट कंडीशन जिसे हम कहते हैं, सबसे गलत वाली, खराब वाली, वो है हाइपर। अगर किसी भी देश में ये इन्फ्लेशन आ जाए तो समझ जाओ वो देश बर्बादी की तरफ है। इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है और यहाँ पे कई सारे देश हैं दोस्तों जिन्होंने इसका सामना करा है। अगर मैं एक ऐसा देश का एग्जाम्पल बोलूं जो हाइपर इन्फ्लेशन का, अति मुद्रास्फीति का बहुत बेहतरीन उदाहरण है, तो बच्चों याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने काफी सालों तक इस अति मुद्रास्फीति को झेला है। एक समय ऐसा था जब जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति का प्रतिशत करोड़ों में चला गया था। हालत दोस्तों लोगों के ये हो गए थे कि लोग कट्टों में पैसा भर भर के लाते थे और बोलते थे भैया एक ब्रेड का टुकड़ा दे दो, एक ब्रेड दे दो। इतने बुरे हालात। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वहां का केंद्रीय बैंक है उसने इतना पैसा बांट दिया, इतना पैसा छाप दिया कि लोगों पे पैसा ही पैसा था। अब पैसा ज्यादा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात, आपने अभी देखा है ना। तो पैनी की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो गई। तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए। तो ये देखिए, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा दोस्तों आपने एक देश का नाम सुना ही होगा, पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे भी 3 अंकों वाला परसेंटेज है ना, 3 अंकों से अधिक ही मिलता है। एक है वेनेजुएला। वेनेजुएला भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो वेनेजुएला के भी हालात और भी हैं, और इत्यादि हो सकते हैं, क्योंकि ये भाई समय समय के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्थाओं की कंडीशन बदलती घटती बढ़ती रहती हैं, तो समय समय के अकॉर्डिंग ये आते जाते रहते हैं। जहां नियंत्रित हो गया अच्छी बात, जब नियंत्रित ना हो पाया तो वो इकोनॉमी बर्बादी की तरफ चल जाती है ना। तो ये कुछ खास उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, किसके? हाइपर इन्फ्लेशन के। अब एक क्वेश्चन आता है, सर भारत के हालात क्या है? देखिए बच्चों, भारत के हालात अगर बोला जाए तो भारत इस समय ऐसा समझो, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, मीडियम चल रहा है। मीडियम मतलब इन पांचों में मिडिल में आ जाओ, तो हमारा इंडिया है यहाँ पे। भाई अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमारे भारत में लगभग 6% के अराउंड, लगभग मैंने बोला 6 के आसपास ही हम देखते हैं, 6% के अराउंड भारत में मुद्रास्फीति का प्रतिशत देखने को नजर आता है। लेकिन ये भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए गलत है। याद रखना, हमारे देश में आरबीआई और गवर्नमेंट आज भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे धीरे धीरे करेंगे कम, और कम करके इसे 4 तक ले आए। याद रखना दोस्तों, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के ओर लेके बातचीत करें, अगर महंगाई का परसेंटेज हम 4 तक अचीव कर लिए तो ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अभी हम थोड़ा ज्यादा हैं, 6% के लगभग है, अभी 6 कभी 6.5 ऐसे परसेंटेज चलता रहता है। तो जिसको प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई कि इसे नियंत्रित करके कहां लेके आए, हम 4% पर लाने का प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके हालात? भारत के हालात। बाकी सबसे बस वेस्ट मैंने बता दी, सबसे बढ़िया जो विकसित देशों में देखने को मिलती है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और हमारे भारत अभी रनिंग में है, और जो सबसे खतरनाक है जिसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये है हमारी इंटेंसिटी के आधार पर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तीव्रता के आधार पर हमारी क्या मुद्रास्फीतियों के अलग अलग प्रकार, जो हमने आप सभी के साथ मिलकर बातें की हैं। और भी हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, थोड़ा सा एक बार इनको हम पीडीएफ से भी देख लेते हैं। देखिए अगर पीडीएफ में देखें तो यहाँ पे 4 है, मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन्हें, है ना। बात वही है। एक्चुअली बच्चों याद रखिएगा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ये सब अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, ये फिक्स नहीं होता। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने वो दिए हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, विचार दिए हैं, है ना। अगर आप 4 किताबें पढ़ेंगे तो 4 किताबों में अलग अलग बातें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये विचारों का खेल है, अर्थशास्त्र में लोगों के विचार है। तो मोटे तौर पर हम क्या कहते हैं कि अगर किसी में हम मोटे तौर पर मान लेते हैं 2% तक का महंगाई का परसेंटेज, तो ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है ना, अच्छा माना जाएगा उसे। ठीक है, तो क्रीपिंग है, 4 तक है, चलो ठीक है, वो भी सही है, वॉकिंग है। लेकिन उससे ऊपर निकल रहा है, खास तौर पर आप ये समझिए, मोटे तौर पर अगर डबल डिजिट से पहले है तो भी चलो कंट्रोल वाला है, लेकिन डबल डिजिट में आया तो अब भैया कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों, डबल डिजिट में अगर महंगाई पहुंचेगी, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो तुरंत ही विकराल रूप ले सकती है। भाई आप ही पता है, 55 से 65 बनने में, 65 से 95 बनने में, 95 से 100 200 बनने में कितनी देर लग रही है? तेजी से बढ़ता है ना, बढ़ता है तो इंक्रीमेंट है ना, समझ रहे हो। इसलिए तो जैसी ये हमारी डबल डिजिट में आती है, गैलोपिंग वाली कंडीशन आती है, तो ये हमारे देश के लिए कहते हैं ना एक
वो है रेड वाली, जो खतरे का निशान होता है ना, रेड कलर का जो सिंबल होता है, खतरा, खतरे का सिंबल है कि भैया आप कुछ कर लो ना तो देश की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि वहां पे गैलोपिंग आए, क्योंकि ये कब विकराल रूप दे ले ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आज हमने ये जो मुद्रास्फीति के प्रकार तीव्रता के आधार पर पढ़े आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और भी चीजें हैं इसके प्रकारों में जो हम आने वाली कक्षाओं में आपसे चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।